Hello everyone, welcome back. So we are in the Indian economy series and we have done with the 5-year plans and their objectives, and we have also done with the types of Indian economy, their demerits, merits in our previous video, and all those are very important according to your exam. And today we are going to deal with the importance of agriculture in that period. Although we have done some part of it, but in detail we are going to deal. Let's quickly move with the objective कि क्या क्या importance और objective थे agriculture sector के और how it was helping our economy. Now the first point is कि बहुत बड़ा अच्छा खासा contribution था GDP का. If you I guess you all know about the GDP, that is gross domestic product, जो कि इकोनॉमी की एक स्टेज सेट करता है, राइट. तो एग्रीकल्चर का अराउंड 15 to 17% कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में अपने. तो इट वाज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन. इवन टुडे अपनी आज की जीडीपी में भी बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का. नाउ इफ यू सी द अदर सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल और बाकी सारा, उसमें बहुत कम था उस टाइम पे भी और इवन टुडे. एग्रीकल्चर इज एट पीक एंड एग्रीकल्चर वाज आवर स्ट्रेंथ एज वेल. नाउ इफ यू सी द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर उसकी बात करें तो कहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, इफ यू सी दैट, तो 2020 की बात करें तो आज की डेट में इट इज 41.49% एग्रीकल्चर सेक्टर से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है. पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयड फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली. एंड इफ यू टॉक अबाउट 2013, तो वहां पे ये था कि 47% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयड हो रही है. एग्रीकल्चर अपने एम्प्लॉयमेंट का रेशियो देखेंगे तो अपन को मालूम पड़ेगा कि 100 में से 47 पीपल ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से, मतलब अराउंड हाफ ऑफ द पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयड फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली. तो एग्रीकल्चर की ये मतलब बहुत बड़ी खासियत थी कि वो आपकी जीडीपी ग्रोथ भी दे रहा था, साथ में वो आपको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा था. नाउ ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी द फूड ग्रेन सप्लाई, वो भी हमारे यहीं से आई थी. अब खाना पीना is very important, survival is very important. हर किसी को राइस चाहिए, वीट चाहिए, एवरीथिंग वी नीड. तो फूड ग्रेन्स की सप्लाई भी एनीवेज एग्रीकल्चर सेक्टर से ही हो रही थी, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडिया के सारे लोगों को. अदर देन दैट, इफ यू सी द रॉ मटेरियल, नाउ रॉ मटेरियल का सीधा मतलब है कि अगर समझ लीजिए फर्नीचर की कोई इंडस्ट्री है तो वहां पे वुड चाहिए तो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आ रहा होता है. अभी वुड के वुड बन कैसे सही है, वो जो रॉ मटेरियल आ रहा है जिससे फिनिश गुड्स बन रहे हैं, वो सारा रॉ मटेरियल की सप्लाई भी एग्रीकल्चर सेक्टर से ही हो रही थी. तो दैट्स हाउ एग्रीकल्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अदर देन दैट, इफ यू सी इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो मार्केट है वो अकम्प्लिश कैसे हुआ, उसमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है. नाउ इफ यू नो दैट एंड इफ यू डोंट नो, आई टेल यू, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये जो भी कंपोस्ट है, ये सब कुछ जो भी कंपनीज हैं, ये इन लोगों का काम होता है. ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में दे आर वर्किंग टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स टेक्निकली. पर ये सारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इनको कहाँ से मिल रहे हैं, ये इनको एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रहे हैं. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बूम लाने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अच्छी एक रेस लाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर हेल्प अ लॉट. नाउ इफ यू सी अनदर इम्पोर्टेंस, तो बहुत सारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू. अभी जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो ऑब्वियसली सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी वही है. पीपल आर गेटिंग रेवेन्यू. अभी वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखें तो आपको टैक्सेस पे कर रहे होते थे फार्मर्स, आपको मार्केट में पैसा बना के दे रहे हैं, आपका मनी रोटेशन चल रहा है, बिकॉज आपका एग्रीकल्चर सेक्टर इतना स्ट्रांग है कि वो आपको बाहर दूसरी कंट्रीज से भी पेमेंट ला कर दे रहे हैं. they are raising money by that also. So ultimately agriculture was a good and major source of revenue that time and even today. Now if you see the another aspect, हमारा export भी बहुत promote हो रहा था. Why? Because even that time and even today अपने यहाँ से बहुत कुछ स्पाइसेस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं. अपन लोग उन लोगों के फिनिश गुड्स ले रहे होते थे, फर्नीचर के फिनिश गुड ले रहे होते थे, मशीनरीज ले रहे होते थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में वो लोग कुछ नहीं कर पाए. एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने यहाँ से तब भी जा रहा था और आज भी जा रहा है. तो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द ओनली थिंग जो अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को बनाए रख रहा था. एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैलेंस होता है, अपन इंपोर्ट तो एनीवे बहुत ज्यादा कर रहे हैं आज भी और तब भी, बट स्टिल एक जो मेजर फैक्टर था एक्सपोर्ट करने का वो था एग्रीकल्चर फैक्टर. तो दैट्स हाउ ऑल दीज फैक्टर्स सेज अस कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट था और है. सो प्लीज, if you see any farmer, do respect that. And if you see
any rural people who have come from the farming background to respect that. अगर आपके कोई friends भी हैं जो किसी farming background से आते हैं, जिनके father farmer हैं, please guys do respect them, show some courtesy and show some respect, right? Now if you see the problems, अभी ये सब इतना easy contribute करते हैं कभी, तो it is not possible कि हम कोई problem face ना करें. There are lots of problem in the agriculture sector which was happening, which is happening. अभी उनके solutions भी अपन देखेंगे वो next video में, लेकिन अभी आपको मैं बताऊंगी that what were the problems. Now बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अगर एक एक करके देखें तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बाय द वे ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, बिकॉज ये आपको इजीली याद रहेगा. अभी बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि बहुत सारा प्रेशर था पॉपुलेशन का ऑन द लैंड, कि यार पॉपुलेशन ही इतनी है, आप किस तरीके से सर्वाइव करवाएंगे. ये सारी जनरल प्रॉब्लम्स हैं. लैंड डिग्रेडेशन बहुत होता था, लैंड वाज वेरी डिग्रेडेड. सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत सारा प्रॉब्लम था. सोशल एनवायरनमेंट ठीक नहीं था. व्हाई? बिकॉज अपन हर एक्सप्लॉइटेशन तो था ही उस टाइम पे बहुत ज्यादा, तो जो सोशल एनवायरनमेंट था अपना, दैट वाज नॉट फेवरेबल. अदर देन दैट पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट, फ्लड, ड्रॉट, ये सब कुछ को ये सब नेचुरल चीजें हैं. तो अभी उनसे जो क्रॉप को लॉस होता था उसको रेस्क्यू करने के लिए, क्योर करने के लिए, वी डिडंट हैव दैट पर्टिकुलर टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी, राइट. उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं. इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्मॉल लैंड, स्कैटर्ड होल्डिंग्स, वो भी अपन पढ़ेंगे आगे. अदर देन दैट लैंड रिफॉर्म्स की बहुत प्रॉब्लम थी. बिल्कुल भी अच्छे लैंड रिफॉर्म्स थे नहीं उस टाइम पे, और जो भी थे उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं था. अदर देन दैट मार्केटिंग फैसिलिटी और ये उधार लेने वाली फैसिलिटी जो थी जिससे पैसा जनरेट कर सकते हैं अपन, दैट वाज आल्सो लैकिंग इन दैट पीरियड. नाउ इफ यू सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स, इरिगेशन फैसिलिटीज का बहुत पंगा था. देयर वर नो इरिगेशन फैसिलिटी इन अप्रोप्रिएट वे. जब बारिश हो तब हमें क्रॉप को पानी मिलेगा. देयर वाज नो वाटर मैनेजमेंट देयर. अदर देन दैट रॉन्ग क्रॉपिंग पैटर्न्स वर यूज्ड. वाई? क्योंकि यार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अदरवाइज यू आर स्टॉपिंग समवेयर. तो जब आप वो वाला वो होता है ना कि ये काम कर जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, तो वो वाला सिस्टम पूरा चल रहा था. दैट वाज नॉट राइट. अदर देन दैट देयर वर वेरी आउटडेटेड टेक्निक्स इन द प्रोडक्शन. अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल आउटडेटेड थी. अभी इसका सीधा सीधा लेना देना इस चीज से है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थे. जब अपन ने टेक्नोलॉजी की बात की थी तब आई हैव सेड यू कि ब्रिटिशर्स जो थे वो अलग अलग टेक्नोलॉजी लेके आए थे और हमारे पास में वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी. तो बेसिकली इस कारण से प्रोडक्टिविटी जो थी वो ऑटोमेटिकली कम हो गई थी. तो अभी ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है. एंड फर्दर एक वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो मैं अभी डिस्कस कर लेती हूँ. तो फर्स्ट वाज स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स. सी, अभी स्कैटर्ड स्मॉल का मतलब क्या है? अभी आई टेल यू हियर, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस. या दिस इज द एरिया. अभी ये इतना बड़ा जो एरिया है ये 4 या फिर 8 अलग अलग लैंड्स में डिवाइडेड है, राइट. अभी ये सारी चीजें जो ये होल्डिंग्स है जो कि आपको ये बता रही है कि यहाँ तक कि आपका जमीन है, उसके बाद में हमारा जमीन है, राइट. देयर इज दिस A B C D E F G H. नाउ व्हाट हैज हैपेंड, ये स्मॉल और ये छोटी छोटी जगह है, और अगर यहाँ पर ये प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, आधा हिस्सा तो नॉन फार्मिंग एरिया में चला गया बिकॉज आप इसको कवर करने में ही लगे हैं, ठीक है. ऊपर से छोटी छोटी जमीनों में आप कितनी ही क्रॉप उगाएंगे. ये सारी होल्डिंग्स दे आर ऑल वेरी स्मॉल एंड स्कैटर्ड. हर किसी के पास में अपनी जमीन का छोटा छोटा टुकड़ा है जो अपनी जमीन पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आधा हिस्सा तो उसमें से नॉन फार्मिंग में चला गया. अब नाउ सपोज अगर ये ऐसे नहीं होके पूरा एक इतना बड़ा एरिया एज इट इज, जैसे एरिया है उतना ही एरिया होता, और यहाँ पे ये अगर 8 लोग हैं तो यहाँ ये 8 लोग साइमल्टेनियसली साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या होता कि इन लोगों के पास में ये जो नॉन फार्मिंग वाला एरिया है वो हट जाता. ये इतनी बड़ी जमीन पे 8 लोग भी काम कर रहे हैं तो उनको एक प्रॉपर कलेक्टिव फार्मिंग करके बहुत अच्छे से कोऑपरेटिव फार्मिंग करके अच्छी क्रॉप मिल जाती. बट दैट हैज नॉट हैपेंड दैट टाइम बिकॉज वहां पे बहुत छोटी छोटी लैंड्स थी एंड दैट वाज नॉट एप्रोप्रिएट इन एनी वे, राइट. तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. अदर देन दैट इफ यू सी अनदर प्रॉब्लम, बहुत सारी इरिगेशन फैसिलिटीज की प्रॉब्लम भी थी वेयर देयर वाज नो सोर्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट. आप पानी का मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यू विल बी डिपेंडिंग ऑन द रेन. वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बारिश आएगी ऐसा कुछ, देयर इज अ सॉन्ग, राइट.
तो वही कि बारिश आएगी तो we will be doing the cropping and we will be depending on that thing only. So basically that also happened. Other than that, if you see, there were some deficit of institutional finances. अभी इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने ये बहुत सुना होगा कि हमें खेती करनी है इसलिए हम अपने गहने दे आए, जो भी जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी रिच हैं थोड़े बहुत, या ठेकेदार जो लोग होते थे, उनको बोलते थे कि यार आप हमारी ये क्रॉप रख लीजिए, आप हमारी जमीन रख लीजिए, हमें पैसे दे दीजिए, बिकॉज देयर वर लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कि आपको फाइनेंस कर सके, एग्रीकल्चर के लोगों के लिए फाइनेंस दे सके, वैसे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। अभी है, अभी नाबार्ड इज अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन जो कि बैंक है एक तरीके का, और उसके नीचे बहुत सारे रूरल बैंक है जो कि वर्क कर रहे होते हैं। और जिस तरीके से आरबीआई इज वर्किंग फॉर अस, उसी तरीके से नाबार्ड जो है वो एक पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम करता है और लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। बट तब उस टाइम पे तो नहीं था ये सब कुछ, तो लोग क्या करते थे कि इंटरेस्ट दे रहे होते थे कि यार ये हमारा, ये इतने पैसे दे दो, हम आपको 2% इंटरेस्ट देंगे, 5% इंटरेस्ट देंगे, और इस तरीके से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा होता था, बिकॉज देयर वाज नो अप्रोप्रिएट source of finances. Other than that, there was some conventional outlook. अभी कन्वेंशनल आउटलुक का बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि लोग जो थे वो बहुत सेटिस्फाइड थे। वो ये सोचते थे कि हमें उतनी फार्मिंग करनी है जितना हमें खाना है, रोटी मतलब जितना हमारा पेट भर जाए हम उतनी फार्मिंग करेंगे, हम उसके अलावा नहीं सोचेंगे, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके अलावा पीपल वर यूजिंग ओल्ड टेक्निक्स कि यार हम ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, हम टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे, जो हमें मिल रहा है हम उतना काम करेंगे, नो मैटर व्हाट, प्रोडक्टिविटी बहुत लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ओल्ड टेक्निक्स ही यूज करेंगे। दैट वाज सम काइंड ऑफ कन्वेंशनल आउटलुक व्हिच वाज देयर। व्हाई? क्योंकि आप वो लोग यही सोच रहे होते थे कि हम फार्मिंग कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद को पालना है, राइट। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एक्चुअली। तो दैट क्रिएट टू व्हाट, दैट लीड्स टू लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी जो कि ग्रेजुअली बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। नाउ इफ यू सी अनदर थिंग्स, देयर वर लैक ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज। सी, वहां पे एडवर्टाइजमेंट करना या फिर डायरेक्ट मार्केट तक पहुंचना फार्मर्स का बहुत डिफिकल्ट था। अभी आप जमींदार को अपना जो भी क्रॉप है वो दे रहे हैं, जो बीच में मीडिएटर्स हैं उनको आप क्रॉप दे रहे हैं, एज यू नो देवर जमींदारी सिस्टम। तो जो फार्मर है वो डायरेक्ट मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा था, बिकॉज क्योंकि सपोज आपने ऐसा हुआ कि आपने 2 रुपए, you have given the crop 2 rupees per kg टू दी जमींदार और टू द मीडिएटर। अभी वो भले ही 10 रुपए केजी मार्केट में बेच रहा हो, एज पर द डिमांड आप इतने ज्यादा यू गाइज आर वेरी मजबूर काइंड ऑफ पर्सन कि आपको उस पर इतने पे देना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको तो अल्टीमेटली छोटी सी लैंड में फार्मिंग करनी है, और छोटी सी लैंड में जितना आपसे बन पाया आपने किया, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिविंग यू विल सेल एट एनी प्राइस, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एंड दैट क्रिएट टू व्हाट, दैट क्रिएट टू the creation of unorganized market system जहां पे farmers को बिल्कुल भी privilege नहीं मिल रहा था, right? So that was all the problems which was having in the agriculture sector. Agriculture sector has very important factor जो कि actually बहुत important है। Even today agriculture is playing very important role, right? So that was the agriculture thing, but after then गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं। उन रिफॉर्म्स के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, and I will be telling you in the next video only, where we will be dealing with all kind of reforms, either was general, green revolution, वो सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। Till then, if you have any problem, write me on the comment section. If you need any specific subject, video, question paper, write me on the comment section, or you can DM me on Telegram and Instagram. दोनों की IDs दे रखी है मैंने description में, right? So I'll see you in the next video. Till then, have a very good day. Bye bye.